यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के अंदर रीट में स्पेशली जो आपसे राजस्थान का जीके पूछा जाता है उसे कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, यदि आप कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं ईवीएस का, सीडीपी यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का, या फिर आप मैथ्स पेडागोजी का कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के कोर्स की इंक्वायरी करने के लिए भी आप सेम व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमारा रीड का सेशन हम लोगों ने लिया था जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 101 तक, यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सेशन को विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 से स्टार्ट करेंगे और कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वहाँ पर हम लोग पशु व्यवस्था के बारे में, पशुपालन के बारे में जानेंगे, मिट्टियों के बारे में जानेंगे, राजस्थान की झील के बारे में जानेंगे, कुछ वस्त्र आभूषण के बारे में यहाँ पर जानेंगे। राइट, तो 4 से 5 टॉपिक आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ लगती है? और यदि आप इसके थ्योरी नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक बार से वेबसाइट को भी विजिट करें, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थ्योरी आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऊन की सबसे बड़ी मंडी लगने वाला जो बोल सकते हैं जिला है राजस्थान का, वो कौन सा होगा? एशिया की सबसे बड़ी ऊन की जो मंडी लगती है वो बीकानेर के अंदर लगती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा अगर ऊन का नाम आता है तो हम लोग थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से कवर कर सकते हैं। राइट, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में ऊन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, देखो इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बन सकता है ऊन प्रयोगशाला और एक आपसे बन सकता है ऊन विकास बोर्ड। ठीक है, ऊन से रिलेटेड आपके ये 2 प्रश्न बन सकते हैं। तो देखो ऊन प्रयोगशाला की अगर आपसे बात की जाए तो जो आपका आंसर है बीकानेर, वही आपका यहाँ पर भी आंसर होगा क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। उनकी सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में लगती है। एशिया की भी बात कर लें, भारत की तो हो गई, राजस्थान की भी हो गई, एशिया में जो उनकी सबसे बड़ी मंडी है बीकानेर में लगती है। ऊन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाना चाहिए, जोधपुर के अंदर स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। लैब कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। और सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर लगती है? तो मंडी भी आपकी बीकानेर के अंदर लगती है। क्या आपको ये चीज़ें ध्यान रहेगी? सबसे बड़ी मंडी बीकानेर के अंदर। यदि लैब की बात की जाए तो जो हमारी प्रयोगशाला या लैब है वो बीकानेर है। लेकिन यदि आपसे बोर्ड पूछ लिया गया ऊन विकास बोर्ड तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? जोधपुर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर कोटा के अंदर? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सर्वाधिक घोड़े आपको देखने को मिल सकते हैं बाड़मेर के अंदर। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक घोड़े आपको देखने को मिलेंगे बाड़मेर के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर घोड़े की बात आती है तो एक आध क्विज और हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर ऊँटनी के दूध की डेयरी है? ऊँटनी का दूध वहाँ पर मिलता है ना। ऊँटनी दूध डेयरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका भी आंसर आपका बीकानेर ही होगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो सर्वाधिक घोड़े कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। ऊँटनी का दूध, ऊँट की यदि बात करें तो ऊँटनी दूध की डेयरी कहाँ पर लगती है? बीकानेर के अंदर लगती है। ठीक है, साथ के साथ कई सारी क्विज कंप्लीट करते जाएंगे ताकि और अच्छी प्रिपरेशन हम लोगों की हो जाए। राज्य में पशु की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? सर्वाधिक राजस्थान में आपको कौन सा पशु देखने को मिल सकता है? बकरी, भेड़, ऊंट या फिर गाय देखने को मिलेगी? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? राजस्थान में जो पशुओं की सर्वाधिक जाति है वो बकरी की जाती है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक देखने को मिल सकती है? आपको बकरी सर्वाधिक देखने को यहाँ पर मिल सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956, 57, 58 या 1960 के अंदर? ठीक है, तो पशुपालन विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1957 के अंदर हुई थी। ठीक है, और यदि इस विभाग की स्थापना जो है 1957 के अंदर हुई थी और कहाँ पर है ये? तो ये हमारा बोल सकते हैं जयपुर के अंदर है। ठीक है, पूरी डिटेल आप साथ के साथ लिखते जाओ अगर आप नोट्स बना रहे। 1957 में हुई थी, कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसका नाम पहले कुछ और था, अभी अभी पशुपालन विभाग हुआ है, लेकिन इसका नाम जो पहले था, इसका नाम था पहले पशुपालन व डेयरी विभाग। ठीक है, इसका प्रीवियस नेम क्या था?
पशुपालन व डेयरी विभाग, फिर जिसको चेंज करके कर दिया गया केवल पशुपालन विभाग। ठीक है, जयपुर में है। कब स्थापना हुई थी? 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, राज्य में सर्वाधिक सूअर किस जिले में पाए जाते हैं? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर या फिर नागौर के अंदर। यदि राजस्थान की ही बात करेंगे और सूअर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं कहाँ पर? भरतपुर के अंदर। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पूरे भारत में 6 नंबर पर आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सूअर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं असम के अंदर। राइट, ये चीज़ भी आपको क्लिक कर जानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में सर्वाधिक सूअर आपको भरतपुर में देखने को मिलेंगे। राजस्थान का स्थान 6 नंबर का है। और अगर पूरे की बात करें तो असम में सर्वाधिक आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, गधों एवं खच्चर का मेला कहाँ पर लगता है? लुणियावास जयपुर के अंदर, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, तिलवाड़ बाड़मेर के अंदर या पर्वतसर नागौर के अंदर। क्या आंसर आप लोग यहाँ पर करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का? ऑप्शन नंबर 1, लुणियावास जयपुर के अंदर गधों व खच्चर का मेला लगता है। ठीक है, गधों और खच्चर का मेला कहाँ पर लगता है? लुणियावास जयपुर के अंदर लगता है। ठीक है, पशु के मेले बहुत सारे आपके राजस्थान में लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेले हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि झालावाड़ हो गया, नागौर हो गया, यहाँ पर काफ़ी 2-3 मेले एक साथ लगते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं गधों और खच्चर का मेला कहाँ पर लगता है? लुणियावास जयपुर के अंदर लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजक कौन सा जिला है? अजमेर है, नागौर है, बाड़मेर है या फिर झालावाड़ है? तो सबसे ज़्यादा जो आपके मेले लगते हैं ना, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे ज़्यादा मेले आपके नागौर में लगते हैं। नागौर में 3 मेले लगते हैं। उसके बाद आता है आपका झालावाड़, जिसके अंदर लगते हैं 2 मेले। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नागौर में कौन कौन से मेले लगते हैं, क्योंकि 3 लग रहे हैं तो तीनों का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक लगता है आपका वीर तेजाजी पशु मेला। ठीक है, आप शॉर्ट में लिख सकते हो इन चीज़ों को। कौन सा लगता है? एक लगता है आपका वीर तेजाजी पशु मेला, दूसरा लगता है आपका बलदेव पशु मेला और तीसरा आपका लगता है रामदेव पशु मेला। ये 3 पशु मेले जो है नागौर में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, झालावाड़ में कितने लगते हैं? झालावाड़ में 2 लगते हैं, बाकी सब जगह जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ पर सिर्फ एक लगता है। ठीक है, तो सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं नागौर में, दूसरे नंबर पर झालावाड़ में 2 आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे, राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? अगर राजस्थान राज्य की बात करें तो सर्वाधिक गोवंश आपको कहाँ पर देखने को मिल सकता है? तो सर्वाधिक गोवंश आप देखेंगे उदयपुर के अंदर। ठीक है, यहीं की भूमि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बंजर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक गोवंश आपको देखने को मिल सकता है? सर्वाधिक गोवंश आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। राइट, तो अभी फिलहाल करेक्ट आंसर आपका राजस्थान की दृष्टि से उदयपुर करेक्ट होगा। किस जगह का ऊँट भारतवर्ष में लोकप्रिय है? नाचना जैसलमेर का, वरुण गांव नागौर का, फालोदी जोधपुर का, तिलवाड़ा बाड़मेर का। तो क्या आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर करेक्ट होगा? ऊँट भारतवर्ष में कहाँ का लोकप्रिय है? तो ये आपका लोकप्रिय नाचना जैसलमेर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। ऊँटों में पाया जाने वाला रोग कौन सा है? तो ऊँटों में एक प्रकार का रोग पाया जाता है जिसे सर्रा के नाम से जाना जाता है। तो ऊँटों का कौन सा रोग होता है? सर्रा होता है। ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस जगह की प्रक्रिया जो है भारतवर्ष में प्रसिद्ध है? वरुण गांव जो कि नागौर, हरसोट नागौर की प्रक्रिया, फलोदी जोधपुर की या पर्वतसर नागौर की प्रक्रिया। जो प्रसिद्ध है वरुण गांव नागौर की प्रक्रिया जो है पूरे भारतवर्ष में यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। पशुपालन के पुराने साक्ष्य आपको कहाँ से मिल सकते हैं? दर से, आहड़ से, कालीबंगा से या बागोड़ से। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बागोड़ से आपको मिल सकते हैं। देखो बागोड़ जो है भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा जिले में हमने कल ही पढ़ा था, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी है ना, तो उसी के पास जो है बागोड़ है, वहाँ से आपको मिल सकते हैं, मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य किसके? पशुपालन के। प्रागैतिहासिक काल के आपको प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा जिले में आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फालियो, घुमा लो, लपेटो, अमोलो। अभी आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे वस्त्र और आभूषण से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फालियो, घुमा लो, लपेटो, अमलो आदि किसके नाम है? पैजामे के नाम है, पगड़ी के नाम है, कमर के आभूषण के नाम है या साड़ी के नाम है? ये सारे के सारे आपके पगड़ी के नाम है। पगड़ी को आप पाग और अलग अलग प्रकार के नाम से बुला सकते हो। तो ये सारे के सारे किसके नेम हो गए? पगड़ी के नेम हो गए।
है ना। चलो आगे बात करते हैं, फॉलरी आभूषण क्या है। पुरुष के हाथ की अंगुली, महिलाओं में हाथों में जो पहनने का होता है वो फोलारी होता है। पुरुषों के गले में पहनने का आभूषण फोलारी होता है। ये महिलाओं के पैर में अंगुली का जो आभूषण होता है उसे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं फोलारी। क्या आंसर आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट होगा? चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हम लोग लगा सकते हैं, पैरों में जो पैरों की अंगुली में जो आभूषण पहना जाता है ना, उसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, राजस्थान में फोलारी बोला जाता है। हम लोग शायद अपनी लैंग्वेज में रिंग अंगूठी ही बोलते हैं उसे, लेकिन यहाँ पर पैर की अंगुली को फोलरी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नरमुखा क्या होता है। अब ये नरमुखा क्या है, हाथ का आभूषण है, सर का आभूषण है, मुंह का आभूषण है या फिर गले का आभूषण है। तो बेसिकली नरमुखा जो होता है हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं हाथों में पहनने का आभूषण होता है, इसको हाथों में पहना जाता है। तो नरमुखा क्या है, नरमुखा हाथों का आभूषण है। हम लोग इसकी एक टेबल देखेंगे, उसमें 15 से 16 आभूषण के बारे में बताया गया, उसमें पूरा बताया गया हाथों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, पैरों में, कान में, दांतों पर, है ना। उसका पूरा टेबल देख लेंगे, उससे आपको ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अंगरखी, अब कुछ क्वेश्चन आपके वस्त्र के आ गए। अंगरखी को और क्या बोला जाता है, अंगोछा, पंछा या फिर बुकतारी या फिर पैसवाज बोला जाता है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? अंगरखी को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बुकतरी भी। इसे एक बार आपने शायद बंडी के नाम से भी सुना होगा, जो हम लोग पहनते हैं ना शरीर के ऊपरी भाग पर जो पहना जाता है, बनियान टाइप का होता है थोड़ा, वो अंगरखी उसे बोला जाता है। बंडी भी आप बोल सकते हैं, बुकतरी भी आप उसे यहाँ पर बोल सकते हैं। अब कुछ ओढ़नी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पावली भात की ओढ़नी क्या कहलाती है। पावली भात की जो ओढ़नी है उसे हम लोग कटकी यहाँ पर बोलते हैं। अलग अलग ओढ़नियों के प्रकार है और अलग अलग समय पर उन्हें पहना जाता है। ठीक है, तो पावली भात की यदि ओढ़नी है तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाता है कटकी, है ना। इस पर एक हमने पूरा थ्योरी सेशन भी लिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो थ्योरी भी पूरा विजिट कर सकते हैं, वस्त्र और आभूषण से रिलेटेड। ताराभात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रचलन कहाँ है, मतलब कौन लोग उसे पहनते हैं। ताराभात मतलब उसे पूरे तारे सितारे से वो भरी रहती है। ब्राह्मण स्त्रियाँ, राजपूत स्त्रियाँ, आदिवासी स्त्रियाँ या फिर विधवाओं में इसका प्रचलन है। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। आदिवासी स्त्रियाँ जो है वो ताराभात, तारे सितारे वाली ओढ़नियाँ पहनना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। समुद्र लहर का जो पोमचा वो ओढ़नी प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है समुद्र लहर का पोमचा और वहाँ की ओढ़नी, जयपुर की, उदयपुर की, जोधपुर की या फिर बीकानेर की। क्या आंसर हम लोग यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे, ऑप्शन नंबर 1। जयपुर का समुद्र लहर का पोमचा, समुद्री लहरी पोमचा और ओढ़नी यहाँ की प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर आपको करना होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसके अंदर कटार रखी जाती है उसे किस नाम से पुकारा जाता है। देखो, कमर पर बांधे जिसके अंदर आप कटार रखते हैं, तलवार रखते हैं, तो उसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, पटका बोला जाता है। ठीक है, मेरा पटका का है, जिसमें तलवार रखनी है तो वो पटका हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 को देखेंगे। राज्य में विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है। मीठड़ी की पगड़ी, तारा की पगड़ी, गुलाबी पगड़ी या मदिल की पगड़ी। देखो, दशहरा के समय, होली के समय अलग अलग पगड़ियाँ पहनी जाती है और उनके कलर का भी महत्व होता है, किस समय कौन से कलर की पगड़ी पहनना है। विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी को मिठड़ी की पगड़ी बोला जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर मिट्टियों से करेंगे, मृदा के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि कल हमने कृषि के क्वेश्चन किए थे, है ना, सिंचाई के क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग मिट्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है। बालू मृदा, पीली मृदा, लाल व पीली मिश्रित मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। तो राजस्थान में मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है जलोढ़ मृदा को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जैसलमेर, नागौर, भरतपुर या फिर बाड़मेर के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगी। और ये मिट्टी आपको कहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी और उपजाऊ मिट्टी है। अगला प्रश्न देखेंगे। मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार क्या होता है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लवणता और क्षारीयता का उपचार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिप्सम शोधन आप यहाँ पर इनका कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लवणता व क्षारीयता का ठोस उपचार होगा जिप्सम का शोधन करना। अब आप ये देख सकते हैं कि जो मिट्टी की लवणता होती है और क्षारीयता को कैसे पता करेंगे। देखो, लवणीय मृदा होना मतलब कि उसके अंदर जो होगा हम लोग बोल सकते हैं कि
लवण जो सॉल्ट होता है उसकी मात्रा अधिक पाई जाएगी, नमक की मात्रा अधिक पाई जाएगी। तो इसका जो पीएच वैल्यू होगा ना, इसका पीएच वैल्यू जो होगा 5 से कम होगा। लवणीय मृदा का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5 से कम होता है। और ये क्या होगी, ये हमारी अम्लीय होगी, ये क्या होगी, एसिडिक होगी। अब यदि हम लोग क्षारीय मृदा की बात करेंगे, क्षारीय मृदा की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से अधिक ही होगी, बेसिकली 7 से अधिक होगी, और ये क्षारीय मृदा हो गई। ठीक है, और कौन सी मृदा क्षारीय मृदा होती है, जो बालू मृदा होती है वो क्षारीय मृदा होती है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा भी कुछ पूछ लिया जाए तो बालू मृदा क्षारीय मृदा का एक प्रकार है। अगर हमसे एक आइडियल वैल्यू मानी जाए कि आप एक आइडियल वैल्यू बताइए कि मृदा का पीएच मान किससे किसके बीच में होना चाहिए, तो मृदा की पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, और 7 साढ़े 7 आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो 6 से 7 के बीच में पीएच वैल्यू मिट्टी की होना चाहिए, ना वो अम्लीय हो ना वो क्षारीय हो। 5 से कम लवणीय होती है और 7 से अधिक होना क्षारीय होता है। बालू मृदा आपकी क्षारीय मृदा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार क्या करेंगे, उनका जिप्सम शोधन करके उसका उपचार किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, एरिडोसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है। देखो मिट्टी को कई प्रकार से क्लासिफाई किया हुआ है, स्थान के आधार पर, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी विशेषताएं होती है, उसके आधार पर। तो एक प्रकार होता है एरिडोसोल्स, ये जो मिट्टी होती है या ये जो प्रकार होता है, इसमें आप बालू मिट्टी को रख सकते हैं। एरिडोसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर शुष्क जलवायु होगा वहाँ पर आप इस प्रकार की मिट्टी को, एरिडोसोल्स मिट्टी को देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से एरियाज आ सकते हैं, ये भी आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये टॉपिक भी हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस प्रकार की मिट्टी वाले क्वेश्चन को और लेकर आएंगे, जिससे ये टॉपिक आपका और अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरिडोसोल्स मिट्टी राजस्थान के शुष्क जलवायु क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें तो नागौर, पाली, राजस्थान और इन सब में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, बलुई मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मृदा आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखना, जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है। बाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश या फिर खादर प्रदेश उसे यहाँ पर बोला जाएगा। क्या आंसर हम लोगों का यहाँ पर करेक्ट होगा, आपको बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 हमसे बोल रहा है कि प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है। प्राकृतिक रूप से यदि नवीनीकरण होगा उसे हम लोग बोलते हैं खादर प्रदेश। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखो मिट्टी जो होती है, बेसिकली हमने देखा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, भरतपुर और इन इलाकों में पाई जाती है। अब इसके दो टाइप होते हैं। दो टाइप कौन से होते हैं, एक होता है बांगर, है ना, और दूसरा होता है खादर। ठीक है, अब ये जो बांगर होता है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। बेसिकली जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो होती क्या है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। अब जो बांगर मिट्टी जो होती है वो पुरानी मिट्टी होती है, और खादर मिट्टी जो होती है उसका नवीनीकरण हो सकता है। नई जलोढ़ मिट्टी आप इसे बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से, है ना। तो ये खादर प्रदेश में या खादर मिट्टी, खादर जलोढ़ मिट्टी जो है नवीनीकृत होती है, और बांगर जो होती है पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो अभी आपसे पूछा गया था कि नवीनीकृत होता रहता है, तो खादर प्रदेश इसका नवीनीकृत होता रहता है, क्योंकि उसी की मिट्टी के नाम पर है ना। खादर का मतलब है कि वो नवीनीकृत होती रहेगी, और बांगर का मतलब है कि वो जैसी है वो हमेशा वैसी ही रहेगी। तो चेंजेस आपको किस में देखने को मिल सकते हैं, प्राकृतिक रूप से नेचुरली खादर में। क्लियर है आई थिंक। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई। टाइप क्या होते हैं, बांगर और खादर होना। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादर जो होती है नई जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका सेम क्या है, मिट्टी उर्वरक जलमग्नता से उत्पन्न समस्या या फिर घास। बेसिकली सेम होता है, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या जो होती है उसे सेम बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान के किस हिस्से में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। शेखावटी, मेवाड़, बांगर या फिर हाड़ौती क्षेत्र में। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। हाड़ौती क्षेत्र में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है मध्यम काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी होती है, जस्ट उसका रिवर्स पूछ लिया गया। हाड़ौती पठार की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, मध्यम काली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल बोई जाती है। अगर हम चाहें कि हमारी भूमि काफ़ी बंजर हो गई है या अनुपजाऊ हो गई, हम लोग चाहेंगे कि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़े, तो उसके लिए आपको उगाने पड़ेंगे अपने खेत के अंदर उड़द की फसल। ठीक है, इससे हमारी भूमि जो होती है उर्वर होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखेंगे। अब आपके जो क्विज आएगी वो कुछ झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो किस वर्ष में सांभर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था, मतलब वहाँ से जो नमक बनेगा वो पूरा का पूरा ब्रिटिश अधिकार में जाएगा, मतलब उनके राइट्स उनके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा 1869। 1869 में जो झील था, सांभर झील जो था, उसके ऊपर इनका अधिकार हो चुका था, ब्रिटिश अधिकार हो चुका था। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर आप थ्योरी देख सकते हैं, एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। आप यहाँ पर कुछ झीलों के नाम देख रहे हैं जो खारे पानी की झील है, और कुछ झीलें ऐसी है जो मीठे पानी की झील है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे इसी पर बेस्ड होंगे। हम लोग जल्दी से खारे पानी की झील देख लेते हैं। सांभर झील आपकी जयपुर में, पंचभद्रा झील बाड़मेर में, डिडवाना नागौर में, लूणकसर झील जो है बीकानेर में, फालोदी झील जोधपुर में, कावुद झील आपकी जैसलमेर में, रेवासा सीकर खारे पानी की झील आपको सीकर में देखने को मिलेगी, ताल छापर चूरू के अंदर है, कुचामन आपका नागौर में है, और डिगाना की बात करेंगे ये नागौर में, पोखरण की बात करेंगे जैसलमेर के अंदर है, बाप की बात करेंगे जोधपुर में, कोछोर सीकर में, नावा नौगर में, पीथनपुरी सीकर में। ये हमारी खारे पानी की झील। अब बात करते हैं मीठे पानी की झील की। तो मीठे पानी की झील के अंदर आप जयसम्मद, राजसम्मद ये सारी देख सकते हैं। जयसम्मद उदयपुर में, राजसम्मद में, पालसम्मद जोधपुर में, अना सागर अजमेर में। ठीक है, अना सागर कहाँ पर है, अजमेर में। फतेह सागर आपकी उदयपुर में है, उदय सागर आपकी उदयपुर में है, जैसे कि जयसम्मद है। पुष्कर अजमेर में, कोलायत बीकानेर में, नक्की आपका है सिरोह के अंदर। ठीक है, पिछोला आपकी कहाँ पर है, पिछोला आपकी उदयपुर के अंदर है, और कायलाना आपकी कहाँ पर स्थित है, कायलाना आपकी जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्विज के ऊपर मूव करेंगे। सारी ही क्विज आपकी इसी की बनेगी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्विज को। चलो, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि नक्की झील कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, माउंट आबू में, जोधपुर में, या फिर अजमेर के अंदर स्थित है। क्या आंसर आप लोग यहाँ पर करेंगे। नक्की झील कहाँ पर स्थित है, हमने देखा था सिरोही में। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है, क्योंकि सिरोही आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे माउंट आबू, क्योंकि वो माउंट आबू में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। राजस्थान में टाका और खड़ीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, परंपरागत युद्ध कौशल के प्रकार हैं ये, लोक नृत्य के प्रकार है, कृषि पद्धति के प्रकार है, या जल संरक्षण तकनीकी के प्रकार है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये चारों के ये टाका और खड़ीन जो है, दोनों के दोनों आपके जल संरक्षण जो होता है, आप पानी को स्टोर कैसे करके रखेंगे ताकि गर्मियों के समय में पानी की दिक्कत ना हो, उसके प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, इन्हीं से पानी स्टोर आप करके रखते हैं। किशोर सागर झील जो है कहाँ पर स्थित है, कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, किशनगढ़ के अंदर, या फिर बिजोलिया के अंदर। क्या हमने पढ़ा था, किशोर सागर झील जो है कहाँ पर स्थित है। क्या आंसर हम लोग यहाँ पर इसका करेंगे, ऑप्शन नंबर, क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए 1, कोटा के अंदर ये स्थित है। किशोर सागर झील तालाब जो आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 कोटा के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जेत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है, 35 आपकी स्क्रीन पर। तो ये आपका स्थित है बूंदी के अंदर। जेत सागर तालाब आपका स्थित है बूंदी में। ठीक है, अभी हमने देखा था कौन सा वाला, किशोर सागर कोटा में, जेत सागर आपका बूंदी के अंदर। अगला प्रश्न है, 2019 में राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार में रही थी। तो वो कौन सी झील थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा पक्षियों की मृत्यु हो रही थी। तो ये सांभर झील के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान की किस जिले में ताल छापर झील जो अवस्थित है, कौन सा जिला है, जिले को आपको बताना है। चूरू, उदयपुर, भरतपुर, या फिर अलवर के अंदर। क्या आंसर हम लोग यहाँ पर करेंगे, ताल छापर जो है चूरू जिले के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाका और खड़ीन क्या है, हमने देखा था जल संरक्षण की तकनीकें, मतलब पुराने समय में जल संरक्षण इस तरीके से टाका और खड़ीन बनाकर किए जाते थे। तो परंपरागत जल संरक्षण रचनाएं, इन्हें हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती, जिसको नेशनल लेवल पर संरक्षण यहाँ पर मिला हुआ है, उसमें कौन सी झील का प्रकार नहीं है, या कौन सी लेक यहाँ पर नहीं आएगी। तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, बताएंगे। अना सागर हो सकती है, फतेह सागर हो सकती है, कोलायत यहाँ पर हो सकती है, या फिर पिछोला होगी। तो करेक्ट आंसर है आपका कोलायत, जो कि आपकी मीठे पानी की झील है, और कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। इसको नेशनल लेवल पर संरक्षण नहीं मिला हुआ है। बाकी सारी जो झील है आपकी अजमेर के अंदर है ना, फतेह सागर हो गई हमारी उदयपुर के अंदर, पिछोला हो गई। ठीक है, तो पिछोला उदयपुर के अंदर, तो इन तीनों को यहाँ पर संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन कोलायत को नहीं मिला है।
अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आना सागर कहाँ पर स्थित है? अभी जस्ट हमने देखा कि आना सागर मीठे पानी की झील है, और कहाँ पर स्थित है? आना सागर अजमेर के अंदर स्थित है ना। तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 41 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, झीलों को मिलाना है, और झीलों के साथ वो कौन से जिले के अंदर है ये आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो करिए क्वेश्चन को और बताइए कोड यहाँ पर इसका क्या हो सकता है। उम्मीद सागर झील कहाँ पर स्थित है? नक्की झील, पिछोला झील और तालाबशाही झील। जैसे जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर। मतलब स का जो कोड बनेगा वो 2 बन जाना चाहिए। ठीक है, स का कोड 2 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब या तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आप देख लीजिए तालाबशाही कहाँ है, उम्मेद सागर कहाँ पर है, नक्की झील कहाँ पर है, फिर उस हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करें, इसको कंप्लीट करें। करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। जो उम्मेद सागर झील है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, राइट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। दोनों के अंदर 4 दे रखा है, अभी भी क्लियर नहीं है ये वाली चीज़। नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील सिरोही के अंदर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि यस, उम्मेद सागर झील जो है आपकी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, और यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि नक्की झील जो है आपकी सिरोही के अंदर स्थित है। पिछोला झील की यदि हम लोग बात करें तो ये हमने देखा ही था, उदयपुर के अंदर स्थित है। तालाबशाही की यदि हम लोग बात करें तो ये धौलपुर के अंदर स्थित है। तो क्या हम लोग बोल सकते थे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हुआ था, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यदि हम लोग बालसमंद की बात करें और कायलाना की बात करें तो ये दोनों ही कहाँ पर स्थित है? क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए? जोधपुर के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर के अंदर बालसमंद और कायलाना झील स्थित है। 43 को देखेंगे, आंसर करेंगे। कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक मीठे पानी की झील है, तो कौन सी मीठे पानी की झील है? आना सागर जो कि अजमेर के अंदर है, ये आपके मीठे पानी की। बाकी है तीनों की तीनों, लूणक सागर से भी आपको समझ आ रहा है, ये तीनों की तीनों क्या है? हमारी खारे पानी की झील है। ठीक है, गेप सागर कौन से शहर के अंदर स्थित है ये आपको बताना है। तो गेप सागर आपका स्थित है डूंगरपुर के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, गेप सागर डूंगरपुर के अंदर स्थित है। किशोर सागर झील कहाँ पर स्थित है? क्या आंसर आप लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, कोटा के अंदर स्थित है। जेत सागर हमने देखा था बूंदी के अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। बारादरी किस झील के अंदर बारादरी स्थित है? फाय सागर, फतेह सागर, अना सागर या फिर ढेबर झील के अंदर? तो अना सागर अजमेर में आपको बारादरी देखने को मिलेगा, तो अना सागर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है? तो अभी हमने देखा था ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जो ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं वो एज इट इज आपके रिवाइज होते जा रहे हैं। कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस झील को रामसर आर्द्रभूमि यानी कि जो वेटलैंड साइट जो होती है, रामसर वेटलैंड साइट जिसका हेडक्वार्टर ईरान में है, शामिल किया गया है? जयसम्मत को, आना सागर को, राजसम्मत को या सांभर झील को? क्या आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील को यहाँ पर रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था। सांभर झील से नमक बनता है, उसको 1869 में ब्रिटिश अधिकार में ले लिया गया था। कुछ समय पहले यहाँ पर जो है पशुओं की मृत्यु की घटना काफ़ी समाचार में थी। 2 क्वेश्चन इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। 49 की बात करेंगे। कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन के अंदर स्थित है? नक्की झील, सीलीसैर झील, तलवाड़ा झील या पंचपदरा झील? क्या आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा? पंचपदरा झील जो है लूनी बेसिन के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। जेत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? हमने किया था जेत सागर तालाब जो है आपका बूंदी के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप यहाँ पर आभूषण देख सकते हैं, एक बार सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास एक नोट्स में हो जाए। सिर व मस्तक पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? पुरुष तो मुकुट पहनते हैं, ठीक है। महिलाएं कई सारे आभूषण पहनती है अपने सिर और मस्तक पर। बोरला हो गया, शीशफल हो गया जिसमें बोरला हो गया, टीका हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सुहाग का प्रतीक माना जाता है ना। बोरला, शीशफल, मेहमद, बोरला, टीका, टीकड़ा जिसे बोलते हैं, फीणी, मांग, साकली, रखड़ी, मौली हो गया, सुरमंगा हो गया, तावित हो गया, दामिनी हो गया, तो ये सारे के सारे किसके आभूषण है? सिर व मस्तक पर पहने जाने वाले। नाक में पुरुष नहीं पहनते। नथ, लौंग, नटकन, चूनी, बारी, कांटा, बूलनी और लूम, ये सारे के सारे महिलाएं नाक में पहनती है। इसी तरीके से कान
गला व छाती, बाजू व हाथ, कलाई, अंगुली, कमर, पैर, पैर की अंगुली और दांतों में पहने जाने वाले। ठीक है, सारे आभूषण का आप एक बार से स्क्रीनशॉट ले लें, इनको आप बैठकर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके आभूषण वाले सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली कुछ क्विज पर बढ़ते हैं। चलो, विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली काले रंग की ओढ़नी को यहाँ पर क्या कहा जाता है बताएंगे। चीड़ का पोंचा, है ना, केरी भात का पोंचा, गुलाबी पोंचा या फिर तारा भात का पोंचा। अभी हमने देखा था तारा भात का जो पोंचा है आदिवासी स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है ना। तो विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला पोंचा जो होता है वो चीड़ का पोंचा होता है। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना होगा ऑप्शन नंबर 1। 52 को देखेंगे, राज्य में पोंचा कहाँ का प्रसिद्ध है। हमने किया था सेम क्वेश्चन, जयपुर का प्रसिद्ध है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ताराभ्रांत की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी कहाँ की प्रचलित है, मतलब कौन पहनती है। आदिवासी स्त्रियों में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। देखो, हम लोग कुछ पढ़ते जा रहे हैं और साथ के साथ आपका रिवीजन भी यहाँ पर होता जा रहा है। पावली भात की ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है। पावली भात की ओढ़नी को यहाँ पर कटकी के नाम से जाना जाता है। कछाबू वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है, ये आपको बताना है कि कछाबू वस्त्र आदिवासी पुरुष, आदिवासी महिलाएं दोनों पहनते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, आदिवासी महिलाएं जो है कछाबू वस्त्र को यहाँ पर पहनती है। ठीक, अगला प्रश्न देखना, पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र अंगरखी, चोगा, अचकन या फिर उपर्युक्त सभी। तो यस, डेफिनेटली पुरुष ये सारे ही वस्त्र को यहाँ पर पहनते हैं। अंगरखी भी पहनते हैं, चोगा भी उनके द्वारा जो बड़ा बड़ा सा होता है उसको भी पहना जाता है और अचकन भी वो पहनते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर है। अमरशाही किसका नाम है। अमरशाही प्रकार है एक जूती का, एक प्रकार के आभूषण का, एक प्रकार के मिट्टी का बर्तन का, या पगड़ी है, पगड़ी का एक प्रकार है। पगड़ी के कई सारे इसी प्रकार से राजा महाराजाओं के नाम पर ही नाम रखे गए। तो अमरशाही पगड़ी का एक प्रकार है। ठीक है, राजस्थान की शान बोला जाता है। पीला पोंचा क्या है। पीला पोंचा हम लोग बोल सकते हैं लोकगीत है, लोक नृत्य है, कपड़ा है या फिर पेंटिंग है। तो पीला पोंचा हम लोगों ने देखा एक प्रकार का कपड़ा होता है, इसे पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक किसे माना जाता है। साड़ी, अचकन को जो पुरुष पहनते हैं, पगड़ी को, या फिर अंगोछा को, है ना, जो डाला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, प्रतिष्ठा का जो प्रतीक है वो होता है आपका पगड़ी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुहाग का प्रतीक किसे माना जाता है। बोरल को, रखड़ी को, टीका को, ये सब सर और मस्तिष्क वाले आभूषण हो गए। ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये सभी महिलाओं के आभूषण है और सारे के सारे हम लोग बोल सकते हैं सुहाग के प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो 60 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, मतलब 160 क्वेश्चन हम लोगों के 2500 में से कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, तब तक बताएंगे सेशन कैसा लगा। और इसी तरीके के और भी सेशंस चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिंक को शेयर करें ताकि इसी तरीके से आपको और भी सेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।